जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान की बुक का जो जीव विज्ञान का पार्ट है उसको। ये जीव विज्ञान का पार्ट 12 है। इसके पहले के 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उनको यदि आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। हमारी सीरीज का ये 34वां दिन है। इसके पहले हमने 3 सब्जेक्ट अपलोड कर दिए हैं, उनके सारे ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुके हैं। उनमें से है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर। इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं लुसेंट बुक में उनको सब कुछ हम डिटेल्स में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, यह एक रिवीजन वीडियो है। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए 82, बी 92, 93 और सी 72 ये और डी 98। तो किसी सामान्य व्यक्ति जो होता है तो उसके धड़कन की दर क्या होती है, कितनी बार धड़कता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 72 बार। ठीक है ना, 1 मिनट में 72 बार वो धड़कता है। ठीक, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी धड़कन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? किस लिए पल्स दर जांच की जाती है? आपके ऑप्शन है ए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, सी रक्त की मात्रा जांचने के लिए और डी कह रहा है फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो किसके लिए ये जांच होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। दिल हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके फंक्शनिंग के लिए क्या जांच की जाती है? पल्स दर एक जांच की जाती है। ठीक है ना, जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? आपके ऑप्शन है ए परिधीय तंत्रिका से, ऑप्शन बी अनुकंपी तंत्रिका से, ऑप्शन सी है परानुकंपी तंत्रिका से और डी कपाल तंत्रिका से। तो दिल की धड़कन किससे बढ़ती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुकंपी तंत्रिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? आपके ऑप्शन है ए हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती हैं, बी हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर बाह्य रुधिर बहाव के कारण होती है, ऑप्शन सी है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है, या डी कह रहा है सामान्य हृदय ध्वनियाँ मरमर कहलाती हैं। ठीक है, तो जो हृदय की ध्वनि होती है, धड़कन होती है, आवाज़ आती है, वो किस वजह से होती है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्व के खुलने और बंद होने के कारण होती है। वहाँ एक वाल्व लगा रहता है जो ओपन और क्लोज होता रहता है, इसकी वजह से ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? जो लव डब ध्वनि होती है वो किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है बताना है। आपके ऑप्शन है ए बड़ी आंत, बी फेफड़े, सी हृदय या डी ग्रासनली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय के कारण। जो लव डब जो हृदय हमारा देखते होंगे, कान यदि लगाएंगे हृदय में सीने में तो लव डब की आवाज़ आती है, तो वो किसकी वजह से होती है? हृदय की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, जो नाड़ी है कंपन उसमें होता है, किस वजह से होता है? आप लोग देखे भी होंगे, आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो नाड़ी देखता है, या वैद्य को दिखाने जाते हैं तब भी नाड़ी देखता है, वो क्यों करती है? ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए हृदय से ध्रुवतर के कारण, बी हृदय में मंदतर, या सी हृदय में स्वतंत्र होकर, या डी उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। तो किस दर पर वहाँ स्पंदन होता है? आपके ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उसी दर पर जिस पर हृदय कंपित करता है। जैसे हमारे हृदय में जो स्पंदन होता है उसी दर पे हमारी नाड़ी भी स्पंदित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? आपके ऑप्शन है ए एंटोनी वान ल्यूवेनहाग, ऑप्शन बी कह रहा है विलियम हार्वे, सी जॉन ग्रेगर मेंडल, डी रोनाल्ड रॉस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विलियम हार्वे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेस मेकर का कार्य क्या है? जो पेस मेकर होता है उसका कार्य क्या होता है? आपकी ऑप्शन है ए मूत्र बनने का नियमन, ऑप्शन बी पाचन क्रिया का नियमन, सी
दिल की धड़कन प्रारंभ करना, या डी श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो क्या कार्य है इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। ठीक है, पेस मेकर जो है वो दिल की धड़कन को प्रारंभ करने की क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? आजकल ये आम बीमारी हो चुकी है, जो दिल का दौरा पड़ता है वो किस कारण से होता है? आपकी ऑप्शन है ए, हृदय पर जीवाणु का हमला, बी, हृदय गति का रुक जाना, सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाना, डी कह रहा है अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। किस वजह से ऐसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाती है तो क्या पड़ता है? दिल का दौरा पड़ जाता है, और कभी कभी देखने को मिलता है कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ऑप्शन है ए, महाधमनी, बी, फुफ्फुसीय शिरा, सी, वेना केवा, या डी, केशिका। तो सबसे बड़ी धमनी है कौन सी है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधमनी। नाम से भी पता चलता है कि महाधमनी अर्थात महान धमनी या बड़ी धमनी का ही नाम महाधमनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। जो धमनियाँ होती हैं वो रक्त का वहन करती हैं, तो वो किससे भरी होती हैं? आपके ऑप्शन है ए, ऑक्सीजन से, बी, कार्बन डाइऑक्साइड से, सी, टॉक्सिन से, या डी, लिपिड से। किससे भरी होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन से भरी होती हैं धमनियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है? आपकी ऑप्शन है ए, पल्मोनरी शिरा, ऑप्शन बी, अल्वेओली, ऑप्शन सी, पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन डी, महाधमनी। तो कौन करता है अशुद्ध रक्त का संचार? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी धमनी का द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी ऐसी रक्त वाहिकाएँ हैं जो साफ रक्त को कहाँ ले जाती हैं? फेफड़ों से हृदय में ले जाने का कार्य करती हैं। आपकी ऑप्शन है ए, फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन बी, हृदय धमनी, सी, हृदय शिरा, या डी, फुफ्फुस शिरा। किसके द्वारा ये कार्य किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। रक्त बैंक मतलब जहाँ रक्त इकट्ठा होता है वो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए, प्लीहा, बी, यकृत, सी, हृदय, या डी, किडनी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्लीहा जो है रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, जो मानव शरीर में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? यदि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले आ जाते हैं तो वो जीवन के लिए खतरनाक होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है ए, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, बी, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सी, रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है, या डी, रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो किस कारण से ऐसा बोला जाता है कि ये खतरनाक क्रिया होती है यदि रक्त में हवा के बुलबुले उपस्थित हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रक्त के प्रवाह में क्या होता है? बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, यदि हवा आ जाएगा बीच में तो उसके प्रवाह में कमी हो जाएगी या प्रवाह में रुकावट होने लगेगी, जिससे उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून का जब फिल्ट्रेशन होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? आपकी ऑप्शन है ए, डायलिसिस, बी, हीमोलिसिस, सी, ऑस्मोसिस, या डी, पैरालिसिस। तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। खून की शुद्धिकरण होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि डायलिसिस हो रहा है, तो वो क्रिया जो शुद्धिकरण करता है ब्लड का, वो क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? आपकी ऑप्शन है ए, हृदय की, बी, शिराओं की, सी, धमनियों की, या डी, कोशिकाओं की। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धमनियों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए, घट जाता है, बी, बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है, मतलब क्रमशः बढ़ता रहता है, जैसे जैसे वो वृद्ध होता रहेगा वो रक्तदाब बढ़ता रहता है, या उतना ही रहता है,
या डी बढ़ जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होना चाहिए? यदि कोई किशोर व्यक्ति है उसके रक्त में कितना दाब होना चाहिए? आपके ऑप्शन है, जिसको हम सामान्य भाषा में बीपी बोलते हैं, आप लोग नब्बाए भी होंगे। ए ऑप्शन है 120/80, बी 160/95, सी 130/90 या डी 80/120। कितना होना चाहिए? आप लोगों को शायद पता भी होगा, आप लोगों ने कभी रिपोर्ट देखा भी होगा तो पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 120/80। ये 120 होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर और ये 80 लो, मतलब ये दोनों अलग अलग रेंज होते हैं। 120 मतलब इस प्रेशर से ब्लड हमारा सभी शरीर के अंगों तक जाता है और रिटर्न आता है तो 80 के स्पीड से आता है, ठीक है। इतना नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? जो रक्तचाप है उसको नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी स्फिग्नोमैनोमीटर, सी सैलाइनोमीटर, डी मल्टीमीटर। किसका उपयोग किया जाता है रक्तदाब मापने के लिए, जिसको हम रक्तचाप भी कहते हैं? इसको मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र का नाम है ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। स्फिग्नोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? आपके ऑप्शन है ए सिराओं में, बी धमनियों में, सी आँखों में या श्लेष्मक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धमनियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य में सामान्य निरंद रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 20 से 50 मिलीग्राम, बी 50 से 70 mg, सी 80 से 100 mg या डी 120 से 140 मिलीग्राम। तो कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 80 से 100 मिलीग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? आपकी ऑप्शन है ए 80 से 120 मिलीग्राम, ये परसेंटेज में वैल्यू है, बी 120 से 140, सी 140 से 180 और डी 180 से 200। तो कितना होना चाहिए दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 140 से 180 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, कितना होनी चाहिए वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या? ऑप्शन है ए 214, 206, 253 या अनिश्चित। तो आप लोगों ने सुना भी होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 206 होनी चाहिए हड्डियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? जो नवजात शिशु है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 206, बी 230, सी 280 और डी 300। तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 300। मतलब जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है उनका हड्डी आपस में जुड़ती जाती हैं और उनकी संख्या कम होती जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियों की संख्या कितनी होती है खोपड़ी में? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 30, सी 32 और डी 34। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 8 अस्थियां होती हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियाँ जो होते हैं वो कितने जोड़े में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए 12 जोड़े, बी 10, सी 14 या डी 11। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जोड़ों में जो पसलियाँ हैं वो मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आपके ऑप्शन है ए 12 जोड़ी, बी 13 जोड़ी, सी 31 जोड़ी या डी 33, जिसको हम 33 बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने जोड़ी मेरुदंड से तंत्रिका निकलती है जोड़ी में? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 31 जोड़ी जो हैं तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव स्पाइनल जो कॉलम हड्डियों से बना होता है, कितनी हड्डियों से बना होता है? जो मानव का स्पाइनल कॉलम है कितनी हड्डियों से बनता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए 33, बी 42, सी 44 और डी 53। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 33, जो 33 है वो 33 हड्डियों से मिलकर जो मानव स्पाइनल कॉलम है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है?
आपके ऑप्शन है ए 12 दांत, बी 20, सी 32 या डी 16। जो दोबारा स्थापित होते हैं, एक बार बच्चों का दांत पूरा टूट जाता है फिर दोबारा स्थापित होते हैं दांत, तो उनकी संख्या पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20 दांत स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए अल्ना, बी ह्यूमरस, सी फीमर या डी टिबिया। तो सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी फीमर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, उर्वास्थि, ऑप्शन बी अंतर्जघास्थि, ऑप्शन सी बाहर जघास्थि और ऑप्शन डी है प्रघंडास्थि। तो सबसे लंबी और मजबूत अस्थि का नाम बताना है, तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उर्वास्थि। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए टिबिया, बी ट्रेपेजियम, सी जांघ की हड्डी या डी स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। आपके ऑप्शन है ए ह्यूमरस तथा उरु अस्थि, बी फिबुला तथा टिबिया, सी फिबुला तथा उल्मा और डी कह रहा है टिबिया तथा बहिष्प्रकोष्ठता। तो कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फिबुला तथा टिबिया। ठीक है ना, पैरों की हड्डियों को नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, कैसे जुड़ती हैं बताना है। ऑप्शन ए छोटी हड्डियों से, बी अस्थिबंध से, सी मांसपेशियों से या डी जोड़ों से। कैसे जुड़ती हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थिबंध से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? जो वर्टेब्रा है वो किसका भाग होता है? आपके ऑप्शन है ए आंत का, बी मस्तिष्क का, सी रीढ़ की हड्डी का या डी यकृत का। तो किसका भाग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है, अक्षी हड्डी नहीं है बताना है, कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए कपाल, बी मेरुदंड, सी कंधा या डी पसली। तो कौन सी अक्षी हड्डी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कंधा की हड्डी जो है वो अक्षी हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बाल और सॉकेट, बी ग्लाइडिंग, सी मैक्रो, डी सैडल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मैक्रो जो है मानव हड्डी का जोड़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 565, बी 639, सी 665 या डी 556। कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं, जो अनैच्छिक होती हैं? ठीक है। आपके ऑप्शन है ए लिम्ब में, बी दिमाग में, सी दिल में या डी जबान में। तो कहाँ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां का इस्तेमाल किया जाता है? जो नेत्र गोलक है उसको नियंत्रित करने के लिए आपके ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 6 या डी 7। कितनी मांसपेशियां उपयोग में ली जाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? प्रजनन प्रणाली में जो संबंध नहीं रखता वो कौन सा अंग है? आपके ऑप्शन है ए गर्भनाल, बी गर्भाशय, सी अंडाशय और डी शुक्रवाहिका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के निम्नलिखित भाग में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? आपके ऑप्शन है ए गर्भाशय ग्रीवा, बी डिंब वाहिनी में, डिंब वाहिनी नलिल है उसमें, या सी गर्भाशय का निचला भाग में या डी गर्भाशय का ऊपरी भाग में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिंब वाहिनी नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? किसको कराया जाता है प्रविष्ट बताना है। आपकी ऑप्शन है केवल अंड को, बी निषेचन अंड को, सी केवल शुक्राणु को या डी अंड व शुक्राणु दोनों को। किसको कराया जाता है अंदर? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केवल शुक्राणु को अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति
टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से विकसित करती है? आपके ऑप्शन है ए, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, या बी, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बनता है, जो क्या बताता है? ठीक है ना, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका होता है, क्या बताता है? आपके ऑप्शन है ए, भ्रूण के लिंग को बताता है, या बी, अमीनो एसिड के प्रकार को बताता है, या सी, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को बताता है, या डी, हार्मोन्स के प्रकार को बताता है। तो क्या बताता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को बताता है कि बच्चा है या लड़का है या लड़की, वो लिंग को जांच करके बता देता है, जो कि एक कानूनन जुर्म है। आज के डेट में ये सब बताया नहीं जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? जो ग्रंथि नहीं है बताना है। आपके ऑप्शन ए, अधिवृक्क, बी, पित्ताशय, सी, पीयूष, या डी, जिगर। तो जो एक ग्रंथि नहीं है वो क्या नाम है उसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए, लीवर, बी, थायराइड, सी, पीयूष, या डी, लार ग्रंथ। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन ए, थायराइड, बी, पैराथायराइड, सी, एड्रिनल, डी, पिट्यूटरी। तो कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? सबसे बड़ी तो थायराइड हो गई, और सबसे छोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन ए, अधिवृक्क, बी, अवट ग्रंथ, सी, पीयूष, या डी, अग्नाशय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथ जो है सबसे छोटी ग्रंथ होती है। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो जीव विज्ञान से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि एक लाइक आपका हमको मतलब इतना मोटिवेट कर देता है कि हम कितने भी मजबूरी में रहते हैं लेकिन वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं आज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर जीव विज्ञान का। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।